बीते 5 माह से सिटी बस के पहिए थमे पड़े हैं और इस थमे पहियों को फिर से शुरू करने की मांग पहल फाउंडेशन द्वारा की गई है। कोरोना के कोहराम के बीच लॉकडाउन में वैसे भी छूट मिलती ही जा रही है। अब शहर सहित जिले भर में व्यापार भी गति पकड़ रहा है। जिलाधीश के आदेश पर 20 अगस्त से 2 दिनों का कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया गया है और साथ ही 20 अगस्त से अमरावती जिला सहित जिले के बाहर भी लालपरी बस की सेवा शुरू कर दी गई है। और इसी कड़ी में बडनेरा से अमरावती के लिए अनेक व्यापारी, मजदूर एवं शिक्षण के संदर्भ में सैकड़ों क्षेत्रवासी रोजाना सुबह से शाम तक इसी सिटी बस के सहारे अपना सफर तय करते हैं। लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब भी सिटी बस शुरू नहीं की गई है और इसी सिटी बस को शुरू करने की मांग पहल फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक से इस संदर्भ में जानते हैं उनसे जानकारी। मैं अध्यक्ष पहल फाउंडेशन डॉक्टर अलबीना हक। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने राज्य परिवहन मंडल की जो लालपरी है बस, उसकी बस सेवा शुरू की है, उसी तरह से सिटी बस भी शुरू की जाए ताकि अब ये जो त्योहारों का मौसम है जिसमें लोगों को खरीदारी के लिए जाना है या जो एडमिशन प्रोसेस शुरू है अलग अलग कॉलेजेस की, तो बच्चों को जो बडनेरा से अमरावती जाना है या और बाकी जगहों से अमरावती आना है, तो ये सुविधा का वो पूरी तरह लाभ उठा सके। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर राज्य परिवहन मंडल की बस शुरू हो सकती है तो सिटी बस शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जिन अटी और शर्तों के साथ राज्य परिवहन मंडल की बस शुरू हुई है, उन्हीं अटी शर्तों के साथ, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वो सिटी बस भी शुरू करे, क्योंकि हर किसी की इतनी एफर्ट नहीं होती, इतनी हैसियत नहीं होती कि वो उसके पास एक प्राइवेट व्हीकल हो या 4 व्हीलर हो या वो अपना इतना ऑटो का एक्सपेंसेस खर्च बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिटी बस एक सेवा है जो अमरावती में चली आ रही है, वो हमेशा से अमरावती वासियों के लिए बहुत हेल्पफुल रही है, बहुत फायदेमंद रही है। तो अब जब राज्य परिवहन मंडल शुरू हुआ है तो सिटी बस भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ने और मनपा आयुक्त इन्होंने इस ओर दखल देते हुए वो शुरू करनी चाहिए। और इसी सिलसिले में मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि वो इस बारे में गौर करें, सोचें, और हम आने वाले हफ्ते में कोशिश करेंगे कि आयुक्त से, माननीय आयुक्त श्री प्रशांत जी रोड़े और जिलाधिकारी नवल सर से इस बारे में चर्चा करें और जल्द से जल्द इस पर अपना काम शुरू करें, ताकि जितने भी बडनेरा वासी हैं और अदर अमरावती के जो दूर के जो इलाके हैं वहां के लोगों को इस बारे में राहत मिले और वो इसका पूरा फायदा उठा सके। सेवाग्राम पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले झोपड़पट्टी परिसर में नागरिकों की गर्दी जमा थी और कारण था परवीन कांबड़े की हत्या हो गई थी। इस हत्या के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि परवीन कांबड़े एवं दीपक वैरागड़े के बीच में बीते कई महीनों से विवाद चल रहा था और ये विवाद इतना भयंकर रूप ले लिया कि दीपक वैरागड़े और उसके 2 साथियों ने मिलकर परवीन कांबड़े के छाती एवं सर पर चाकुओं से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या की जानकारी तुरंत ही सेवाग्राम पुलिस स्टेशन को दी गई। सेवाग्राम पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा और मृतक परवीन कांबड़े के शव का पंचनामा करते हुए उसके शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल में रवाना किया गया। हत्या के आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करते हुए सेवाग्राम पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को चंद घंटे में गिरफ्तार किया। इस हत्या के प्रकरण की आगे जांच पुलिस उप विभागीय अधिकारी जगताप के मार्गदर्शन में जारी है। इस घटना के चलते संपूर्ण सेवाग्राम परिसर में सनसनी सी मच गई थी। कांबळे वय 32 वर्ष, राहणार एफसीआय झोपडपट्टी बरबडी रोड यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन जबानी रिपोर्ट दिला की तिचा लहान भाऊ मृतक प्रवीण मोहन कांबळे वय 30 वर्ष याचा दुपारी 12:30 वाजता बाजूला राहणाऱ्या एक महिला आरोपी आहे आणि दीपक वैरागडे व योगराज रायकवाड यांच्याशी कुत्र्याला दगड मारण्यावरून भांडण झालेले होते। सायंकाळी
मृतक हा तिथे पतंग उडवत असताना पुन्हा त्यांचं त्याच विषयावरून भांडण झालंय आणि त्याच ह्याच्यामध्ये त्या भांडणामध्ये पहिल्या आरोपीने मृतकाच्या डोक्यावर लाकडी दांडका मारला व इतर 2 आरोपी म्हणजे दीपक वैरागडे आणि योगराज गायकवाड यांनी त्याला चाकूने भोसकले आणि त्यातच त्याचा जास्त रक्तस्राव झाल्यामुळे मृत्यू झालेला आहे. पोलीस स्टेशन सेवाग्राम येथे अपराध क्रमांक 333/20 कलम 302/34 भादवी सहकलम ॲट्रॉसिटी ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पुढील गुन्ह्याचा पुढील तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री पीयूष जगताप हे करत आहे. इज्जत दौलत शोहरत पाने की चाह में इंसान न जाने क्या कर जाता है और जब ये मिल जाती है तो फिर उसमें अहंकार भर जाता है और इसी अहंकार के चलते जब इज्जत और शोहरत जाने लगती है तो फिर दौलत भी काम नहीं आती है. कुछ इसी प्रकार का सच अमरोती में भी घटित हो रहा है. अमरोती के जामिया बुस्तानिया लील बनात मदरसे के अध्यक्ष मुफ्ती जियाउल्लाह खान के संदर्भ में राजवीर जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने ईडी से शिकायत की है कि मुफ्ती जियाउल्लाह खान ने वर्ष 2013 से 2019 तक 8 बोगस मदरसे बताकर शासन से डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत जो सरकारी निधि में करोड़ों रुपए का अनुदान आया था उसमें बड़ा भ्रष्टाचार करते हुए ये निधि हजम कर ली है और इसी के चलते रहमत खान पत्रकार द्वारा इस संदर्भ में बीते कई दिनों से सतर्कता के साथ में इस प्रकरण के संदर्भ में आवाज भी उठाई जा रही है. रहमत खान पत्रकार का आरोप है कि जिस प्रकार से यह निधि मुस्लिम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शासन की ओर से दी जाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने वाले मुफ्ती जियाउल्लाह खान ने ये पैसा अपने निजी स्वार्थ के लिए वापरते हुए इसका दुरुपयोग किया है, जो कि सरासर इन मासूम बच्चों के साथ में नाइंसाफी है. और इसी के चलते 21 अगस्त को राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने इस संपत्ति की उचित जांच कराने हेतु नागपुर एवं दिल्ली ईडी कार्यालय में लिखित पत्र भेजकर संपूर्ण रूप से शिकायत की है और इस शिकायत के संदर्भ में राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार से करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि इस मामले के पीछे क्या है सच. अमरोती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के बहुचर्चित मदरसा प्रकरण के बाद से आप अक्सर और बिस्तर मुफ्ती जियाउल्लाह खान के प्रकरण में काफ़ी ज़्यादा सम्मिलित नजर आते हैं. 21 अगस्त को आपने एक चल अचल संपत्ति के संबंध में शिकायत भी की, किंतु कहाँ तक कि ये शिकायत उचित है? क्या केवल अमरोती शहर सहित या पूरे विदर्भ में, या एकमात्र ऐसा ही वो संस्था थी जहाँ पर संपत्ति की अधिक इस्तेमाल हो रही है, या वो संस्था के जो थे अध्यक्ष उन्होंने वो संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जमा के रखा? ऐसा क्या लगा आपको, या आपके पास में उसके क्या ऐसे सबूत थे जिसके चलते आप इतने बड़ा कदम उठा रहे कि आपने उसकी शिकायत ईडी तक की है? देखिए, जहाँ तक कि तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट अमरावती जिले का प्रकरण है. मदरसा प्रकरण जहाँ तक कि मेरे ख्याल से 2013 के अंदर में मदरसा डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत शुरू हुआ, जिसके अंदर में ये बताया गया था कि शर्त जीआर के अनुसार 2013 के जीआर में ये शर्ती अटी थी, नियम है कि जिसके पास में वक्फ बोर्ड और चैरिटी कमिश्नर धर्मदाय आयुक्त का दोनों कार्यालयों में से एक कार्यालय का अगर प्रमाण पत्र होता है तो वही मदरसे का लाभ ले सकता है, वही सरकार की निधि उठा सकता है और मुस्लिम गरीब बच्चों के शैक्षणिक वाड़ के उद्देश्य से हुआ यही है. लेकिन जब हमारे माहिती के अधिकार में मैंने माहिती डाला था तो उस वक्त मालूम पड़ा था कि अमरावती शहर ही नहीं, जिले भर के मदरसों के अंदर में ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है मदरसे के नाम पर कि जो उस पर होगा कि मदरसे के नाम पर आयोजन मदरसा होना चाहिए नाम पब्लिक, ऐसा कोई नहीं था. पर्टिकुलर रहा मुफ्ती जिया का उल्ला, आरोपी मुफ्ती जिया उल्ला के अंदर कैसा 7 से 8 मदरसे उन्होंने बताया था, लेकिन एक भी मदरसा इनके पास नहीं बराबर. जो लालकड़ी में अभी चल रहा है मदरसा लील बनात करके, जो बुस्तानी लील बनात करके मदरसा चल रहा है जो लड़कियों का, उसी के पास भी ये प्रमाण पत्र नहीं मदरसा करके. ये चैरिटी जोहा एजुकेशन वेलफेयर चैरिटी पर चल रहा है, एजुकेशन मतलब स्कूल के चैरिटी नोंदनी पर, वैसा मदरसे के नाम पर नोंदनी नहीं. रहा करोड़ों रुपए का सवाल, तो 2013 से स्कीम शुरू हुई, करोड़ों रुपए. बहुत से ऐसे लोग भी है और इनकी चंडाल चौकड़ी है. इनकी चंडाल चौकड़ी ऐसी है कि मैं एकमात्र सूत्र आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह ही नहीं बल्कि अनेक ऐसे लोग हैं अमरावती जिले के अंदर में जिन्होंने मदरसे की निधि तो उठाई लेकिन गरीब मासूम बच्चों तक के उसका लाभ नहीं पहुंचाया गया.
और गरीब बच्चों का उसको फायदा नहीं हुआ। मेरा कहना इनसे उनके पालकों से भी यही है कि गरीबों अपने बच्चों के ऊपर होने वाला फायदा उन मदरसा संचालकों से पूछा जाए कि 2013 से लेके तो आज तक के जितनी गरीब शासन की निधि आती है उनकी गरीब बच्चों के नाम पर, शिक्षण के नाम पर, तो तुम आपके बच्चों को लाभ होता है या नहीं, देते हैं या नहीं। और ये भी पूछना चाहिए कि ये मदरसे के नाम से चैरिटी कमिश्नर, धर्मादाय आयुक्त या वक्फ बोर्ड में नोंदनी है या नहीं, ये भी। नहीं, इसमें आपने एक जो बात कही कि शिक्षण के नाम पर शासन पैसा दे रही है और आप बता रहे हैं कि ये मदरसा चल रहा है, तो क्या मदरसे के अंदर में शिक्षण नहीं होता है क्या? नहीं, जैसा कि मदरसा रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है। जैसा कि हम एक वाहन लेते हैं, वाहन का MR नंबर, TCR नंबर आता है, हम रजिस्टर RTO से करते हैं, उसके बाद में रोड पर चलते हैं। तो उसका मतलब यह है कि एजुकेशन संस्था द्वारा संचालित मदरसा ऐसा नहीं है। GR के अंदर में, जो 2013 के GR में साफ स्पष्ट लिखा है कि मदरसा एजुकेशन सोसाइटी से होना चाहिए, बल्कि मदरसा नोंदनी होना चाहिए। मदरसे का उल्लेख जहां नाम आना चाहिए वो होना चाहिए। एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित फलाना लील बनात मदरसा, बुस्ताने मदरसा, ऐसे ये नहीं, बल्कि उसमें ही चाहिए मदरसा लील बनात बुस्ताने, इस तरह की उल्लेख होना चाहिए, मदरसे का उल्लेख होना चाहिए, ये कहना है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि शासन मदरसे के लिए वो जो है अनुदान दे रही, ना कि शिक्षण संस्था के लिए। जी, शिक्षण संस्था के लिए अनुदान नहीं है, बल्कि मदरसे के नाम पर है। अल्पसंख्यक दर्जे का जो भी मदरसा संचालक मदरसा चला रहा है उसके नाम पर ये निधि दी जाती है। एजुकेशन सोसाइटी को नहीं, एजुकेशन सोसाइटी का भाग अलग हो जाता है, वो अलग ही इसका अनुदान होता है अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने के बाद। इसमें भी मदरसों के अंदर में भी शासन ने क्या दर्जे घोषित किए अ, ब, क, ड की, जिसके हिसाब से निधि दी जाती होंगी? नहीं, इसके अंदर में अ, ब, क, ड का तो दर्जा नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक एजुकेशन अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। जैसे कि किसी स्कूल का अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है तो उसको अलग से निधि वितरण हो जाती है। लेकिन जहां तक के डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना है, इस योजना में 2013 के अनुसार मदरसे का नाम होना चाहिए, ये योजना है, ये अ हो गया। और ब का मतलब अल्पसंख्यक जो दर्जा है वो अलग होता है, वो स्कूल का हासिल हो जाता है। आपका बीते दिनों भी कुछ समाचारों के माध्यम से, दैनिक अखबारों के माध्यम से भी चर्चा चल रही थी कि आपकी इस मदरसे के संबंध में जो है कुछ अधिकारियों के साथ में भी जो है आपने उसके बारे में केस दायर की है, वो केस कहाँ तक के पहुंची है आपकी? अभी फिलहाल के अंदर में माननीय उच्च न्यायालय नागपुर के अंदर में ये प्रकरण चल रहा है। अमरावती जिले के अनेक मदरसा संचालकों को इसमें नोटिस आई है। नोटिस इसी बेस पर है कि वो प्रमाण पत्र उनके पास है नहीं, बाकी डॉक्यूमेंट्स स्कूल के नाम पर मदरसा चला रहे हैं। इतने नहीं, इसमें आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह खान, कदीर खान, इनके भी नाम पर नोटिस इश्यू है, जिनका एडवोकेट फिरदौस मिर्जा नागपुर में है और उनके पास में कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई ऐसा पुरावा नहीं है। ये नागपुर के अंदर में न्याय प्रविष्ट है, अभी न्यायाधीश के अंदर में न्याय प्रविष्ट होने के कारण वो प्रकरण चल रहा है। लॉकडाउन होने के कारण अभी थोड़ा उसका काम संचलन, जो काम सुचारू रूप से चालू होना था वो नहीं चल रहा है, रुका है, उस पर जल्दी निर्णय आएगा। ईडी को आपने जो शिकायत की उसमें आपने कितने लाख रुपए के बारे में या कितने करोड़ रुपए के बारे में शिकायत की कि इनके पास में ऐसी कोई अचल संपत्ति है? मेरे हिसाब से तो देखा जाए कि 10 सालों के अंदर में जब मुफ्ती जिया अमरावती आए और उन 10 सालों के अंदर में उन्होंने तरक्की जिस तरह की कि 4 चक्की वाहन, फ्लैट, खेत, स्कूल की जगह, इसके अलावा बहुत बड़ा प्लाटों का दरिया, मेरे हिसाब से तो कुल मिला करके तकरीबन उनके पास में 50 करोड़ रुपए की तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उनके रिश्तेदारों के नाम पर। अब जो आपको बताता हूँ 4/11/2019 को जो उनका पीड़ित लड़की का मामला जो दाखिल हुआ था, बलात्कार हुआ था, उनके पिताजी ने उनकी शिकायत की थी थाने में, उसके हिसाब से 376 वगैरह 323, उसके बाद में 34 बाल लैंगिक धारा 17 और 4/6 की कलम धारा लागू हुई थी। उसमें 8 महीने तब्बल वो जेल में थे। जेल में होने के कारण कोविड-19 का फायदा उठा करके उन्होंने जेल से लेके बाहर तक के कोविड-19 के डॉक्टर को मैनेज करके, मेरा पूरा आरोप है, मैनेज करके बाहर आए। बाहर आने के बाद में उन्होंने, इनका एकमात्र उद्देश्य था कि जो प्रॉपर्टी थे अब वो बेचने का काम कर रहे हैं, बैंक बैलेंस को मेंटेनेंस करने का काम करे। उन्होंने 24 अगस्त तक के बाहर आए और पूरा बैंक बैलेंस मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसके नाम पे उसके नाम पे अपने रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इसी के माध्यम से ईडी को शिकायत भेजी गई है कि ये ही प्रकरण को मामला देख करके चल अचल संपत्ति जो है, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है, ये 10 सालों में आरोपी मुफ्ती जियाउल्लाह खान के पास कहां से आई, किसने दिया, इनके साइड सोर्स क्या है, इनके काम क्या है और कौन से काम धंधे। इतने नहीं, अंधश्रद्धा का भी मामला उसमें बताया गया है कि इनके पास में पर व्यक्ति हर एक दिन 1000-2000 कैंडिडेट आते थे और 400 से 500 रुपए तक की का इनके पास में अंधश्रद्धा मूवमेंट चलता था, नींबू काट करके उसके आंगों पे से डालना, ये
करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। बाकी इनका सोर्स क्या है ये पूछना चाहिए, ईडी यही पूछे। मुस्लिम नववर्ष की शुरुआत के शुभ अवसर पर आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में 21 अगस्त की सुबह वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 8, वार्ड क्रमांक 1 और 2 में फल, बिस्किट एवं पानी की बोतलों का वितरण किया गया और आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी के वसीम राज, रईस अहमद खान, शेख नसीम, रेहान खान, मोहम्मद शहबाज ने मिलकर सभी मरीजों को फल वितरण एवं पानी की बोतलें दी। मुस्लिम नववर्ष का महीना उर्दू के हिसाब से मुहर्रम के महीने से की शुरुआत होती है और 20 अगस्त से मुहर्रम का महीना लग चुका था। इसी के चलते आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी ने नववर्ष की खुशियों को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के मरीजों के साथ में बांटा और इस नववर्ष की शुरुआत के संदर्भ में आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी के वसीम राज से करते हैं मुलाकात। आज आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मुस्लिम नव वर्ष के शुभ अवसर पर हमने विभिन्न हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम किया, जिसकी शुरुआत वार्ड नंबर 5 बच्चों के हाथ में फल देकर हमारे खुशी का इजहार किया। आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस खुशी को मिलकर विभिन्न हॉस्पिटल में सभी पेशेंटों के बीच में जो है हमने कम मात्रा में लोगों को साथ में रखकर हमारी खुशी का इजहार किया और इसमें सभी आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बड़े माध्यम से हमको सहयोग दिया। अचलपुर पंचायत समिति कार्यालय परिसर में सर्व शिक्षा अभियान एवं तालुका आरोग्य विभाग का कार्यालय है और इसी कार्यालय को लगकर शौचालय एवं बाथरूम भी बना हुआ है, लेकिन इस शौचालय और बाथरूम परिसर की ये तस्वीर बड़ी ही चौंकाने वाली है। शौचालय एवं बाथरूम परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं बाथरूम को लगकर ही बाइक पाइपर, बम्पर और शराब की छोटी बोतलों से ये पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ है। करीब 100 से 150 खाली विदेशी शराब की बोतलें भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इतने सारी मात्रा में ये दारू की बोतलों का सेवन आखिर कौन करता है, ये भी एक प्रश्न अचलपुर वासी सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय सहित आरोग्य विभाग के कार्यालय पर उठा रहे हैं, क्योंकि इस परिसर में क्या कोई दूसरे अधिकारी या कर्मचारी आकर यहाँ पर शराब का सेवन करते हैं, ये भी सोचने जैसी बात है। इस संदर्भ में जब शिक्षण अधिकारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी ही पदभार संभाला है, इस संदर्भ में मैं चौकीदार से पूछताछ कर उचित कार्रवाई करूंगा। बड़ा ही अचंभा होता है कि तालुका स्तर पर शिक्षा का भंडार माने जाने वाला सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय एवं कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर तालुका परिसर में मरीजों की सेवा के लिए पूर्तता करने वाला आरोग्य विभाग का ये बड़ा सा जिला परिषद का कार्यालय और यहाँ पर ये शराब की बोतलों से ये दोनों ही कार्यालय की छवि को मलिन करते हुए साफ नजर आ रहे हैं एवं इस परिसर में ये शराब की बोतलें आने के पश्चात संबंधित अधिकारियों से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। अभियान विभागाअंतर्गत जे मागच्या साईडला जे बाथरूम आहे त्या बाथरूमच्या बाजूले कोणीतरी अज्ञात लोकांनी इथं रात्रीच्या वेळेस दारू येऊन बसतात असं निदर्शनास येत आहे आणि निश्चितचपणे ही गोष्ट चांगली नाही आहे, कारण जिथं विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे दिले जातात तिथं अशा गोष्टी होणं काही चांगलं योग्य नाही आहे। तरी निश्चितपणे मी आपणास आश्वासित करतो की याच्यावर निश्चितच कारवाई करू आणि हा काय प्रकार आहे याचा उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न करू।